हेलो बच्चों, अभी तक हमने दोनों तरह की समीकरणें ली हैं, नकद सौदा समीकरण और नकद शेष समीकरण। दोनों समीकरण हमने पढ़ लिए हैं। अब सवाल हमारे पास आता है कि इन दोनों समीकरणों की तुलना, की कौन सी अच्छी है या इनमें क्या समानताएं हैं और क्या इनमें अंतर है। तो आज हम ले रहे हैं नकद सौदा और नकद शेष दृष्टिकोण की तुलना, इन दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं समानताएं, कि दोनों समीकरणों में क्या समानताएं हैं। दोनों ही समीकरण में अर्थशास्त्री कहते हैं कि मूल्य निर्धारण में मुद्रा की मात्रा को अधिक महत्व दिया है। मुद्रा की मांग हो चाहे पूर्ति हो, एक समीकरण मुद्रा की मांग पर अधिक जोर देती है और एक मुद्रा की पूर्ति पर। मतलब दोनों ही समीकरण जो है मूल्य के निर्धारित करने में, वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित होता है उसमें मुद्रा की मात्रा को अधिक महत्व देती है, कि यदि मुद्रा की मात्रा के कारण क्या होता है, कीमतों में परिवर्तन होता है। दूसरा, दोनों सिद्धांतों की व्याख्या में जो समीकरण लिए हैं, समीकरणों का प्रयोग किया गया है। मतलब बीजगणितीय समीकरण, जैसे चाहे वो फिशर की समीकरण ले लो या मार्शल की, रॉबर्टसन की, केन्स की, पीगू की, सभी ने उसमें समीकरणों का प्रयोग करके ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। तो सारी ही समीकरणों में इन दो बातों को लिया गया है। अब है, दोनों समीकरणों में प्रयुक्त जो चिन्ह है वो लगभग समान है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि दोनों ही समीकरणों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिन अल्फाबेट्स का प्रयोग किया गया है, वो सारे समान है। जैसे एम वी, फिशर के समीकरण में एम वी बराबर एम टी बराबर के आर, ये उस मुद्रा की मात्रा को बताता है जो लोग अपने पास वस्तुओं सेवाओं के रूप में क्रय करके रखते हैं। एम वी मतलब एम मुद्रा की मात्रा और वी उसका चलन वेग था। टी बराबर क्या था, आर का मतलब वास्तविक आय था और के जो है वास्तविक आय का वह भाग जो लोग अपने पास नकद रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये दोनों समीकरणों में लगभग मतलब वही है। समीकरण में चिन्ह अलग अलग है लेकिन उनका अर्थ एक ही है। और दोनों प्रकार के दृष्टिकोण में साख मुद्रा एवं बैंक जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया गया। मतलब दोनों ने ही, चाहे वो फिशर की समीकरण हो, चाहे फिशर ने क्या लिया था, M1 B1 करके लिया बैंक जमाओं और साख मुद्रा को। इसी तरह अन्य अर्थशास्त्रियों ने जैसे K1 RK1, इस तरह से सभी ये जितनी भी समीकरण में है उन्होंने साख मुद्रा और बैंक जमाओं को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया। मतलब केवल चलन मुद्रा को ही मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया, बल्कि साख मुद्रा और बैंक जमा को भी इसमें शामिल किया है। अब इनमें अंतर, फिशर और कैम्ब्रिज के दृष्टिकोण में क्या अंतर है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के दोनों दृष्टिकोणों में ये तो समानताएं हुई, पर कुछ मौलिक अंतर है। दूसरा, पहला है, दोनों दृष्टिकोणों में सर्वप्रमुख अंतर क्या है, मुद्रा की मांग के संबंध में उनकी विचारधारा का है। मतलब फिशर कहते हैं कि मुद्रा की मांग केवल विनिमय के लिए की जाती है, अर्थात तुरंत खर्च करने के लिए जाती है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मुद्रा की मांग संचय करने के लिए की जाती है। हमने जब मुद्रा के कार्य लिए थे तो उसमें हमने काफी सारे कार्य लिए थे, जिसमें एक कार्य था विनिमय का माध्यम और एक था मूल्य का संचय, मूल्य का मापक। तो फिशर क्या कहते हैं कि मुद्रा की मांग लोग क्यों करते हैं, केवल उसको कि वो ये मान के चलते हैं कि मुद्रा जो है एक लेन देन की इकाई है। मतलब मुद्रा जो है विनिमय को आसान बनाती है, इसलिए मुद्रा का मांग लोग क्यों करेंगे, आपसी विनिमय, मतलब एक वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए उस मुद्रा का केवल प्रयोग करते हैं, इसलिए मुद्रा की मांग करते हैं। मतलब हमें पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि हमें प्रतिदिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना पड़ता है, उसके लिए हमें मुद्रा चाहिए। मतलब विनिमय के लिए हमें पैसा चाहिए, मतलब उस पैसे को हम तुरंत खर्च कर देंगे। जबकि कैम्ब्रिज क्या कहते हैं अर्थशास्त्री, कि मुद्रा की मांग केवल विनिमय के लिए ही नहीं करते, बल्कि उसको संचय करके रखते हैं। भविष्य के लिए जो अनिश्चितताएं आती हैं व्यक्ति के जीवन में, उनका सामना करने के लिए भी वो मुद्रा को जो है वो संचय करके रखता है। अगला है अंतर, कि मूल्य स्तर P को निर्धारित करने में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग को अधिक महत्व दिया, जबकि फिशर ने मुद्रा की पूर्ति पर अधिक जोर दिया। मतलब जो सामान्य कीमत स्तर हम निर्धारित करते हैं, तो कैम्ब्रिज दोनों ये कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। कीमत को निर्धारित करने में मुद्रा की मात्रा जो है वो प्रमुख तत्व है। तो परंतु कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा की मांग जो है वो कीमत को अधिक प्रभावित करती है, जबकि फिशर कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति जो है वो कीमत को अधिक प्रभावित करती है। मतलब
कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मूल्य स्तर को निर्धारित करने में मुद्रा की मांग को अधिक महत्व दिया, जबकि फिशर ने मुद्रा की पूर्ति पर अधिक जोर दिया है। फिशर की जो समीकरण है उसमें P हमने सामान्य कीमत स्तर को लिया, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने समीकरण जो लिए उसमें केवल उपभोग इकाइयों की जो कीमत है उसको शामिल किया है। अब लेते हैं आगे अंतर। फिशर की जो समीकरण है उसमें समय की एक अवधि को लिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में एक निश्चित समय बिंदु पर मुद्रा की मांग को लिया गया है। मतलब फिशर ने जो समीकरण है चलन वेग उसमें शामिल किया, और चलन वेग का मतलब होता है एक निश्चित अवधि में मुद्रा की जो एक इकाई है वो कितने हाथों से गुजरती है, मतलब उसमें एक समय अवधि को उसमें शामिल किया है। जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में एक निश्चित बिंदु पर मुद्रा की क्या मांग है उसको शामिल किया गया है। अगला है फिशर के समीकरण में v जो है वो मुद्रा की चलन गति, मतलब फिशर ने जो है मुद्रा की चलन गति को अधिक महत्व दिया, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्या किया है k मतलब नकद शेष पर अधिक जोर दिया है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो व्यक्ति जो है वास्तविक आय का जितना भाग नकद रखना चाहता है वो कीमत को अधिक प्रभावित करता है। रॉबर्टसन के अनुसार फिशर के समीकरण का संबंध उड़ती हुई मुद्रा से है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण का संबंध जो है बैठी हुई मुद्रा से। फिशर की समीकरण का संबंध जो है वो दीर्घकाल से है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, इसको अल्पकाल को अधिक महत्व दिया है। प्रोफेसर फिशर का जो समीकरण है उसमें टी का मतलब व्यापारिक सौदे, उन व्यापारिक सौदों में उन्होंने सभी प्रकार के विनिमय को शामिल किया, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में आर लिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, अंतिम उपभोग के लिए वार्षिक उत्पादन की मात्रा या वास्तविक आय को शामिल किया है। तो कहने का मतलब फिशर ने जो टी लिया उसमें क्या लिया, सभी व्यापारिक सौदों को लिया, जो भी हम लेन देन हम करते हैं उसको इसमें शामिल किया, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्या लिया, केवल अंतिम उपभोग के लिए जो वार्षिक उत्पादन की मात्रा या वास्तविक आय को इसमें शामिल किया। अंतिम उपभोग क्या होता है, अंतिम उपभोग का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपभोग करने के बाद वो समाप्त हो जाती है, मतलब वो किसी और चीज के काम में, उत्पादन के काम में नहीं आती हैं। एक होता है अंतिम उपभोग, एक होता है मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती का मतलब होता है जिसका उपयोग हम और अधिक वस्तुओं के उत्पादन में काम में लेते हैं, वो तो मध्यवर्ती वस्तुएं या मध्यवर्ती उपभोग हुआ। और अंतिम उपभोग का मतलब है जिसका उपभोग करने के बाद वो वस्तु या सेवा समाप्त हो जाती है, तो उसको हम अंतिम उपभोग में शामिल करते हैं। अब लेते हैं आगे। ये तो अंतर हो गए थे कि ये दोनों में अंतर है। फिर ये कहा जाता है कि जो कैम्ब्रिज की जो समीकरण है वो फिशर के समीकरण से ज्यादा श्रेष्ठ है, मतलब उस पर एक सुधार है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने सबसे पहले फिशर ने समीकरण दी, नकद सौदा समीकरण की मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है क्या, इसके बारे में बताया। फिर इसमें कुछ कमियां रह गई तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने सुधार किया, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के समीकरण में भी कुछ कमियां हैं, परंतु फिर भी जब हमने इसकी तुलना करें तो हमने ये देखा कि ये फिशर के समीकरण पर एक सुधार है। कैसे सुधार है, तो इसके लिए कुछ बिंदु बताए हैं अर्थशास्त्रियों ने। पहला, उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज व्याख्या कारण परिणाम संबंध को स्पष्ट करती है, अर्थात मुद्रा की मात्रा के स्थिर रहने पर भी कीमत स्तर में परिवर्तन की व्याख्या को स्पष्ट करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नकद शेष में परिवर्तन, अर्थात लोगों की नकद मुद्रा रखने की मांग में परिवर्तन होने पर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहते हुए भी कीमत स्तर में परिवर्तन होगा, जबकि फिशर का मानना है कि मुद्रा की पूर्ति कीमत स्तर को नियंत्रित करती है। फिशर ने क्या कहा था कि मुद्रा की पूर्ति जो है वो कीमत स्तर पर ज्यादा प्रभाव डालती है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्या लिया था मान्यता कि चूंकि मुद्रा की पूर्ति जो है वो केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, जो निश्चित अवधि में स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, जबकि नकद शेष जो है या मुद्रा की मांग जो है वो बदलती रहती है। व्यक्ति जो है कितनी मुद्रा की मांग अपने पास रखेगा, ये बहुत सारे तत्वों से प्रभावित होती है और वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कीमत स्तर को निर्धारित करने में मुद्रा की मांग का अधिक महत्व है, जिसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि क्योंकि मुद्रा की पूर्ति तो केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, तो उसको हम निश्चित अवधि में बदल नहीं सकते, लेकिन मुद्रा की जो मांग है उसको बदला जा सकता है, वो समय के साथ बदलती रहती है। तो इस तरह से ये एक अच्छी बात उन्होंने कही, जैसे कि मुद्रा की पूर्ति जो है वो कीमत पर इतना प्रभाव नहीं डालती जितना कि मुद्रा की मांग डालती है। दूसरा, फिशर का जो सिद्धांत है उसमें दीर्घकालीन तत्वों को शामिल किया है,
जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत अल्पकालीन परिवर्तनों का समाधान प्रस्तुत करता है। फिशर का सिद्धांत दीर्घकालीन है, तो कीन्स का तो ये मानना ही है कि दीर्घकाल में तो सब मर जाते हैं, तो ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता ही क्या है जो दीर्घकाल में लागू होते हैं, अल्पकाल में लागू नहीं होते हैं। तो फिशर का सिद्धांत चूंकि दीर्घकालीन तत्वों पर आधारित है, जबकि कैम्ब्रिज जो सिद्धांत है वो अल्पकालीन तत्वों या परिवर्तनों का समाधान प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर हिग्स के अनुसार कैम्ब्रिज समीकरण वस्तुओं की मांग के वास्तविक कारण परिणामों की स्पष्ट व्याख्या करता है, जबकि फिशर के समीकरण में इसकी कोई व्याख्या नहीं होती है। इसी तरह कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की इस नकद शेष की मांग के आधार पर कीन्स ने तरलता अधिमान सिद्धांत का निर्माण किया, जो देश में आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। मतलब जो नकद शेष की मांग, जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वास्तविक आय का जो भाग लोग नकद शेष में रखना चाहते हैं वो कीमत को प्रभावित करता है। तो इसी आधार पर कीन्स ने क्या किया, तरलता अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर देश में आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से ये हमने लिया कि कैम्ब्रिज और फिशर के समीकरण में, या यूं कहें इस तरह भी आता है कि नकद शेष समीकरण और नकद सौदा समीकरण क्या है, इन दोनों में क्या तो समानताएं हैं, क्या इनमें अंतर है, और कैम्ब्रिज जो सिद्धांत है वो फिशर के सिद्धांत से किस तरह श्रेष्ठ है या उस पर किस तरह से सुधार है। थैंक यू।